Hi everyone. In this video today I will discuss about the Ohm's law and the factor on which the resistance on a depend. Okay, so let's start. The first topics of the current flow through a conductor is directly proportional to the potential difference applied to the ends. In which condition, the provided the temperature and the other physical condition remains unchanged. स्टूडेंट्स, यानी मैं इसमें ये क्लियर करना चाहता हूँ, मिस्टर ओम्स ये बता रहे हैं कि इफ और किसी भी कंडक्टर्स का, ठीक है, जब टेम्परेचर एंड द फिजिकल कंडीशन लाइक दैट, उसकी रेजिस्टिविटी, उसका नेचर अगर ऑलवेज रिमेन्स अनचेंज रखा जाए, तो ऐसी कंडीशंस के लिए मिस्टर ओम्स एक लॉ को बता रहे हैं जो कि करंट एंड जो पोटेंशियल होता है उसमें रिलेशनशिप रखता है. सो वो बोल रहे हैं इसके अकॉर्डिंग कि किसी भी कंडक्टर लाइक दैट, अगर मानते हैं कि एक कंडक्टर ले लो, ठीक है, कंडक्टर ए भी एक कंडक्टर है जिसका फर्स्ट टर्मिनल ए एंड सेकंड टर्मिनल बी है, और जो करंट है ए टू बी ट्रांसफॉर्म हो रही है. इज दैट क्लियर? अब स्टूडेंट ये इसमें बोला जा रहा है कि द करंट फ्लो थ्रू अ कंडक्टर, यानी किसी भी कंडक्टर में जो करंट फ्लो कर रही है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके होता है, जो इस सिरे पे जो पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है या जो अप्लाइड किया जाता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. ओके, इट मींस द पोटेंशियल डिफरेंस इज प्रोपोर्शनल टू द करंट, यानी V इज प्रोपोर्शनल टू I. ठीक है, अब जरा इस चीज को थोड़ा हम लोग डिक्लेरेशन से थोड़ा जानते हैं. आइए इस पॉइंट पे. अब ये सवाल ये उठता है कि जो करंट होता है वो कैसे मूवमेंट करता है. तो प्रीवियस वीडियो में आप लोग को मैंने बता रखा है इस चीज को कि करंट क्या चीज होती है और करंट की डायरेक्शन क्या होती है. सो वंस अगेन मैं आपको रिपीट कर दूं, जो करंट होती है वो चार्ज का मूवमेंट होता है, यानी पर यूनिट टाइम में जो चार्ज कितना मूवमेंट कर रहा है वो उसका क्या माना जाता है, करंट माना जाता है. ठीक है. सो अब ये बात आएगी कि जो चार्जेस है वो ऑलवेज किधर से किधर ट्रांसफॉर्म होते हैं, ये भी मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको बता रखा है. ठीक है, तो उसमें ये बताया गया था कि जो चार्ज होता है ऑलवेज हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल की ओर ट्रांसफॉर्म होते हैं. ओके, इट मींस यानी इस टर्मिनल और इस टर्मिनल की ओर बात करें तो इन दोनों टर्मिनल पे पोटेंशियल का डिफरेंस हो जाएगा. अगर जब तक डिफरेंस नहीं रहेगा तब तक जो चार्ज होगा वन एंड्स टू अनदर एंड्स ट्रांसफॉर्म नहीं हो सकते. इज दैट क्लियर? सो अब मानते हैं कि यहाँ का जो पोटेंशियल है ये हाई है और यहाँ का पोटेंशियल लो है. ठीक है, तो जो पोटेंशियल हाई टू लो है तो उसकी वजह से जो करंट होगी वो अब इधर से चार्ज मूवमेंट करेगा. सॉरी, यहाँ का मानते हैं ये पोटेंशियल ये हाई है, ये निगेटिव टर्मिनल है और ये मानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है. ठीक है, तो चार्ज निगेटिव से पॉजिटिव की ओर ट्रांसफॉर्म होंगे. और आपको उस दिन बताया गया था जो चार्ज की जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा, सॉरी, जो करंट की डायरेक्शन होती है वो हमेशा चार्ज की डायरेक्शन के अपोजिट होती है. ओके, तो चार्ज निगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल को ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं तो करंट इधर से इधर आ रही है. सो अब डायरेक्ट आप करंट पे ही आ जाओ. तो अब मैं ये बता देना चाहता हूं कि यहाँ पे पोटेंशियल का डिफरेंस है तो करंट इस पॉइंट या टर्मिनल ए से टर्मिनल बी की ओर ट्रांसफॉर्म हो रही है. ठीक है, तो अब गाइस ये आप लोगों को बता दें कि टर्म ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जरा इस पे फिर से आइए, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट. ठीक है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जितना ज्यादा होगा, इसमें पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा करंट उतना ही फ्लो करेगी. सिंपल लाइक दी बिहेव ऑफ वाटर इन ट्यूब. लेट बी दैट इज अ ट्यूब. मान लेते हैं कि ये ट्यूब है और ये पानी इस पे वाटर इसमें भरा हुआ है. ठीक है, अब आप बताओ कि इसका लेवल जितना ज्यादा रहेगा तो पानी उतनी तेजी से फ्लोट करेगा. इसके और इसके लेवल में जितने का डिफरेंस आएगा, जितना ज्यादा डिफरेंस आएगा उतनी तेजी से जो वाटर है वो फ्लोट करेगा. सेम उसी तरह के यहाँ पे भी फ्लोट करता है, यानी जो पोटेंशियल का डिफरेंस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा से ज्यादा करंट इसमें रन करेगी. सो इसी के अकॉर्डिंग उन्होंने ये बताया है कि अगर इस सिरे पे जितना पोटेंशियल होगा, ठीक है, वो उसमें बह रहे करंट के प्रोपोर्शनल होते हैं. ठीक है, सो V इज प्रोपोर्शनल टू I.
ओके नाउ अब इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए किसी न किसी कांस्टेंट की तो जरूरत पड़ने ही वाली है, आपको पता ही है। सो इसको रिमूव करके यहाँ पे कांस्टेंट यूज कर रहे हैं, वो आर हो गया, ठीक है। वेयर आर इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट एंड इट्स इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ओके गाइस, यानी यहाँ पे जो मैंने कांस्टेंट दे रखा है, न्यू वर्ड्स आर का इस्तेमाल किया है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट माना जाता है। यहाँ पे इसको कांस्टेंट के इसको हटाने के लिए प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाए यहाँ, ठीक है। और ये जो आर है इट इज कॉल्ड द रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको रेजिस्टेंस कहते हैं। इज दैट क्लियर? शो नेक्स्ट, ओम्स लॉ में बी आल्सो बी एक्सप्रेस्ड, ठीक है। उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसको अगर यहाँ से ट्रांसफॉर्म करके वन साइड टू अनदर चेंज कर रहे हैं तो v बाय आर हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, ठीक है, v अपॉन आई इज इक्वल टू द आर। क्लियर? अब यहाँ से जरा इस पे हम लोग फोकस करते हैं। आइए इसको बाय ग्राफ समझते हैं। ओके, एक हमारे सामने एक ग्राफ रखा गया है, ये दैट इज एक्स एक्सिस, इसको बोलते हैं वी आई ग्राफ। स्टूडेंट्स, इसको हम लोग वी आई ग्राफ भी बोलते हैं, वी आई ग्राफ। क्लियर? सो वी आई ग्राफ के अकॉर्डिंग हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, पोटेंशियल एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस पे हम पोटेंशियल को रख रहे हैं और वाई एक्सिस पे करंट को मैंने रखा है, ठीक है। अब ऐसी सिचुएशंस में, अब यहाँ पे जरा देखिए, अगर यहाँ से इसकी वी आई कर्व में जो उसकी लाइन है, ठीक है, स्लोप लाइन है, वो बिल्कुल स्ट्रेट मिल रही है, ठीक है। स्ट्रेट मिलने का सेंस ये है कि हम करंट जितने, जरा ये देखिए, पोटेंशियल जिस रेशियो में हम बढ़ाएंगे, ठीक उसी रेशियो में करंट भी बढ़ेगा। अगर हम एक सिचुएशन ये मान लेते हैं, आप लोग इसको नोट्स में ऐसे मत कीजिएगा, मैं समझाने के लिए ऐसे कर रहा हूँ, ठीक है। यानी हम मानते हैं कि पोटेंशियल 1 वोल्ट है, ये 2 वोल्ट है, ये 3 वोल्ट है, और ये 2 एम्पियर, 4 एम्पियर, 6 एम्पियर। तो देख रहे हैं आप कि अगर पोटेंशियल डिफरेंस अगर 1, ठीक है, 1 वोल्ट का है तो उस समय करंट 2 है, 2 वोल्ट का है तो 4 है, 3 वोल्ट का है तो 6 है। यानी हमेशा इसमें अगर ये अगर प्रोपोर्शनैलिटी लिखा जाए, यहां से जरा इसको डिस्कस किया जाए, तो ये कितना हुआ कि इफ 1 बाय 2, देखिए v की वैल्यू मैंने 1 रखा है और i की वैल्यू 2 रखा है, यानी r कितना हो गया 0.5। क्लियर? एंड सेकेंड सिचुएशन लोग डिस्कस करते हैं, व्हेन द पोटेंशियल डिफरेंस इज 2 वोल्ट, ठीक है, देन करंट जो राइज होके वो 2 एम्पियर से कहां तक पहुंच जा रही है, 4 एम्पियर। इन दिस सिचुएशन ये कितना हुआ, ये 2 बाय 4 इज इक्वल टू आर, यानी अभी भी आर की जो वैल्यू है वो 0.5 ओम आ रही है, ठीक है। एंड थर्ड सिचुएशन में भी आप देखेंगे तो आपकी आर की जो वैल्यू जो फाइंड होगी वो उतना ही होगी। सो इस तरह हम कह सकते हैं गाइस कि किसी भी रेजिस्टेंस, सॉरी किसी भी कंडक्टर्स में जो करंट रन करती है वो पोटेंशियल डिफरेंस के, ठीक है, वो प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है। सो या ऐसे भी कह सकते हैं कि उसमें वोल्टेज एंड करंट का जो रेशियो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, और इस कांस्टेंट को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस ऑफ कंडक्टर बोलते हैं। ओके, आई होप दैट इसमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम्स आती है तो आप कमेंट लिखना ना बोलना। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट टॉपिक इज रेजिस्टेंस, ठीक है। उसमें डिस्कस किए थे कि जो V और I का जो रेशियो होता है किसी भी कंडक्टर्स के लिए, वो एक कांस्टेंट वैल्यू देता है और उस कांस्टेंट वैल्यू को हम उस कंडक्टर्स का रेजिस्टेंस मानते हैं। ओके, सो व्हाट इज द रेजिस्टेंस? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर दैट ऑपोजेस द फ्लो ऑफ द करंट, ठीक है। इट्स रिप्रेजेंटेड बाय R, यानी ये कंडक्टर की एक ऐसी प्रॉपर्टीज मानिए जो उस कंडक्टर के अंदर जो करंट फ्लो करती है वो उसका अपोजिशन करता है, ठीक है। यानी करंट का अपोजिशन करने वाली जो प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर्स की, उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं। ओके,
और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं गाइस? अभी पिछले वाले पॉइंट्स में मैं बताया हूं उसे आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज रिप्रेजेंट बाय द कैपिटल आर, ठीक है। अब इसका यूनिट जरा जान लेते हैं। तो जो रेजिस्टेंस का यूनिट होता है वो ओम्स होता है, बिकॉज की सबसे ज्यादा डिक्लेरेशन देने वाले साइंटिस्ट ओम्स रहे हैं, या उन्हीं के नाम पे ये उनका यूनिट बना है। सो इसका यूनिट होगा ओम्स, या इसको ओमेगा के भी नाम से जानते हैं, ठीक है। ओमेगा इज द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस, यानी जो ये रेजिस्टेंस की जो यूनिट होगी वो ओमेगा भी आप लिख सकते हैं या फिर ओम्स भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसमें नोट करने की जो बात है, अ कंडक्टर इन ए कंडक्टर हैज अ लेस रेजिस्टेंस द मोर करंट इज फ्लो थ्रू इट्स, ओके। यानी किसी भी कंडक्टर्स का जब रेजिस्टेंस जितना ही कम होगा उसमें जो करंट है वो आसानी से उसमें फ्लो कर सकती है, उतनी तेजी से करंट फ्लो करेगी। जाहिर सी बात है, अगर हम अगर ट्यूब लें और ट्यूब के अंदर इसमें अगर रुकावटें जितना कम से कम पैदा करेंगे, ठीक है, उतना आसानी से जो कोई भी चीज इसके अंदर लिक्विड रहेगा वो फ्लोट करेगा, ठीक है। सेम उसी तरह का कंडक्टर्स के भीतर भी जो चार्जेस होते हैं या इट में जो करंट होता है वो उसी तरह का ट्रीट करता है, ओके। सो वंस अगेन अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ द रेजिस्टेंस, ठीक है, विल बी राइट R इज इक्वल टू V बाई I, यानी V वोल्ट की यूनिट तो आप जानते हैं, पोटेंशियल की जो यूनिट होती है वो क्या होता है? वोल्ट होता है, एंड करंट की जो यूनिट होती है वो होता है एम्पियर, ठीक है। तो इसका जो यूनिट बनेगा वो आप वोल्ट बाय एम्पियर भी लिख सकते हो और ओम्स भी लिख सकते हो और ओमेगा भी लिख सकते हो। इज दैट क्लियर? इसमें से कोई भी आपको एग्जाम्स में दिए जा सकते हैं, पूछे जा सकते हैं, तो इसमें से सभी के सभी पॉइंट्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इफ द V इक्वल टू 1 वोल्ट, अगर ऐसा माना जाए कि किसी भी कंडक्टर्स के अक्रॉसली सिरे टर्मिनल पे अगर 1 वोल्ट अप्लाई किया जाए और उसमें उस कंडक्टर्स में अगर 1 एम्पियर की करंट रन कर रही हो, देन हम ऐसी सिचुएशंस में कह सकते हैं कि उस कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वो 1 ओम ही होगा। तभी ऐसा हो सकता है कि उनके इंड्स पॉइंट पे अगर 1 वोल्ट अक्रॉसली अगर लगाया जाए तो उसमें 1 एम्पियर की करंट रन करेगी। देख सकते हैं आप, R इक्वल टू 1 वोल्ट बाय 1 एम्पियर, 1 वोल्ट बाय एम्पियर को मैं क्या लिखा हूँ? ओमेगा लिखें तो 1 ओमेगा हो गया। Hence, the resistance of a conductor is said to be 1 ohm, ठीक है, is a current 1 ampere flow through in the apply of the terminal difference of 1 volt across the ends। यानी हम किसी भी कंडक्टर्स के एंड सिरे पे, ठीक है, अगर 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर दें और उस कंडक्टर्स के भीतर 1 एम्पियर की करंट रन कर रही होगी तो उस कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस होता है वह 1 ओम माना जाएगा, ओके। नोट दिस पॉइंट्स। So now the next topic is factor on which the resistance of a conductors depends, ठीक है गाइस। इसका मतलब जो कंडक्टर्स होता है, कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो किन किन कंपोनेंट्स पे, किन किन फैक्टर पे डिपेंडेंट करता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स, कौन कौन से फैक्टर उसको इफेक्ट डालते हैं, उसके बारे में ये चीजें बताई जानी। और हर स्टूडेंट्स को ये जानना बहुत ही जरूरी होता है। इससे रिलेट करके बहुत सारे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी बोर्ड में पूछे जाते हैं, ठीक है। सो कम टू द पॉइंट। At a constant temperature, the resistance of a conductor dependent on the following factor। यानी हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए ये देखेंगे कि जो रेजिस्टेंस को इफेक्ट करने वाले कौन कौन से कंपोनेंट्स, ठीक है। जस्ट लाइक फर्स्ट टॉपिक इज लेंथ, ठीक है। लेंथ, द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ कंडक्टर, ठीक है। यानी जो कंडक्टर का लेंथ होता है, ठीक है, उस लेंथ के ये जो रेजिस्टेंस है उसका वो प्रोपोर्शनल होता है। क्लियर? आप ऐसे भी जान सकते हो कि अगर पाइप जितनी लंबी हो और उसमें अगर पाइप है और पानी उसमें फ्लोट करना है, वाटर को फ्लोट करा रहे हो, तो जितना ज्यादा लंबी होगी उसमें ज्यादा से ज्यादा वाटर को रेजिस्टेंस महसूस होगा। सो उसी तरह ये है कि जितने लंबा अगर जो वायर होगा, जितना लेंथ ज्यादा होगी उसका रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा। इसलिए ये इसके प्रोपोर्शनल है। अगर लेंथ अगर बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस कम बढ़ जाएगा। और
लेंथ को अगर डिक्रीज करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, सो दैट इज द फर्स्ट इक्वेशन, लेट बी। एंड द सेकंड जो होगा, एरिया ऑफ क्रैक सेक्शन, यानी जो कंडक्टर का क्रैक सेक्शन। देखो स्टूडेंट्स, में दो एरियाज होते हैं, किसी भी कंडक्टर्स में दो एरियाज होते हैं। इसको बोलते हैं, जैसे किसी भी कंडक्टर को ऐसे कट कर दो तो इसको बोलते हैं क्रैक सेक्शनल एरिया, ठीक है। और ये होता है उसका सरफेस एरिया। तो मैं सरफेस एरिया की मैं बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि इसको क्रैक सेक्शनल एरिया की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। यानी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रैक सेक्शनल ऑफ एरिया ए। जो रेजिस्टेंस होता है स्टूडेंट, ठीक है, वो किसी भी कंडक्टर्स के क्रैक सेक्शनल ऑफ एरिया के इनवर्सली होता है। इनवर्सली का मीन्स कि अगर जो क्रैक सेक्शनल ऑफ एरिया जितना अधिक होगा, अधिक का मतलब ये कि कंडक्टर उतना ही मोटा, ये क्रैक सेक्शनल ऑफ एरिया अगर जितना ज्यादा होगा तो इट मीन्स ये तार या वो कंडक्टर जो होगा वो उतना ही मोटा होगा। और जो कंडक्टर जितने फैट होते हैं, जितने मोटे होते हैं, उसकी रेजिस्टिविटी उतनी ही कम होती है, ठीक है। अब इसको एज अ प्रैक्टिकल जानते हैं। जैसे अगर आपको कहा दिया जाए कि पाइप है और उसमें जितना उसको बारीक करोगे, जितना उसको नैरो कर देंगे, तो उसमें पानी की जो प्रेशर हो जाएगा वो बढ़ जाएगा, यानी उसका रेजिस्टेंस जो है वो बढ़ जाएगा, ठीक है। और जितनी पाइप चौड़ी होगी उसमें फ्लोट कर रहे वाटर्स को रेजिस्टेंस का कम से कम सामना करना पड़ता है, ठीक है। इसलिए सेम उसी तरह यहाँ पे भी बताया गया है कि जो कंडक्टर्स का जो क्रैक सेक्शनल ऑफ एरिया जितना ज्यादा होगा, यानी कंडक्टर जितना ज्यादा मोटा होगा, चार्ज उसमें उतनी आसानी से फ्लोट कर सकते हैं। और जो कंडक्टर्स का क्रैक सेक्शनल ऑफ एरिया जितना कम होगा, उसमें चार्ज आसानी से इजीली फ्लोट नहीं कर पाएंगे। इसलिए जहाँ पे अच्छे इंस्ट्रूमेंट चलाने होते हैं या घरों में जहाँ पे अच्छे और अधिक से अधिक इंस्ट्रूमेंट चलाने होते हैं, वहाँ पे मोटे वायर का इस्तेमाल करते हैं, वो भी कॉपर के, ठीक है। तो ये होता है। सो यहाँ पे हम लिख देंगे कि R is proportional to 1/A, that is second equation, ठीक है। एंड थर्ड जो फैक्टर होता है जो कि कंडक्टर्स के रेजिस्टेंस को डिपेंड थोड़ा इफेक्ट डालता है, वो है नेचर ऑफ द मैटर, यानी वो मैटर के नेचर पर डिपेंडेंट करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर आल्सो डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, यानी मटेरियल के नेचर पर डिपेंडेंट करता है। यानी अलग अलग मैटर्स की रेजिस्टिविटी जो होगी वो अलग अलग होगी। यानी ऐसे हम देख लो, जैसे कि अभी एल्यूमिनियम की बात करें और कॉपर्स की बात करें, एसी की बात करें, इट मींस सिल्वर यानी गोल्ड, ऐसे ऐसे बात करें, तो इन सभी चारों कंडक्टर्स में जो सबसे लूजर, सबसे बैड कंडक्टर होता है वो एल्यूमिनियम होता है। इट मींस इसका रीजन क्या है कि जो आउटर सेल में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कम होते हैं विद रिस्पेक्ट टू इसके कॉपर्स के, ठीक है। कॉपर्स में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा पाए जाते हैं और साथ ही साथ उनकी जो न्यूक्लियस होता है और आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन स्पिन करते हैं, उनके बीच का जो बाउंडेशन होता है, ठीक है, वो लूजर होता है। यानी थोड़ा सा भी हम इलेक्ट्रिकल फील्ड अप्लाई करेंगे सो तुरंत इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे विद रिस्पेक्ट टू एल्यूमिनियम टू कॉपर, ठीक है। तो कंडक्टर का जो नेचर है वो जो रेजिस्टेंस होता है वो उस पर डिपेंडेंट करता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तो उसका ऐसा कोई नहीं है, वो उसके नेचर, यानी ये नेचर का मतलब ये रो उसी से रिलेट करता है, ठीक है। तो ये इसको आगे जरा बता रहे हैं, पहले हम इसको देखेंगे कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। कंबाइनिंग एवर द फैक्टर, इन दोनों फैक्टर को कंबाइनिंग करने पे तो वी गेट R इज प्रोपोर्शनल टू, अगर एक साथ कंबाइन करके देखें तो L/A फाइंड करेंगे। अगर इसको रिमूव करना है तो यहाँ पे एक कांस्टेंट यूज करेंगे जो कि यहाँ पे रो का इस्तेमाल किया गया है, L/A। सो वेयर रो इज द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इट इज द कॉल्ड द रेजिस्टिविटी ऑफ द, ठीक है, कंडक्टर। ओके, सो गाइस यहाँ पे जो रो है वो क्या है, नेचर के मतलब कोई मैटर अभी जैसे बताया है ना कि कॉपर्स का कुछ अलग होगा, एल्यूमिनियम का कुछ अलग होगा, तो ये उसका एक रेजिस्टिविटी है, उसका एक, ठीक है, रेजिस्टिविटी। इस रो को हम रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में अभी आपको क्लियर करते हैं कि रेजिस्टिविटी क्या चीज होती है, क्लियर।
तो अब तो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। सो इसको हम इतना फाइंड करके फाइनली हम लिख सकते हैं कि R इज इक्वल टू द रो L बाई ए। इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सिंप्लीफाई करने के लिए यूज करेंगे। ठीक है, नोट दिस पॉइंट। ओके स्टूडेंट्स, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, जो कि बनेगी रेजिस्टिविटी। ठीक है, अभी इस पे रेजिस्टिविटी के बारे में डिस्कस कर रहा था। तो ये बोला जा रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ ऑफर्ड बाय अ वायर यूनिट लेंथ एंड यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड द रेजिस्टिविटी। ठीक है, यानी किसी भी कंडक्टर की यूनिट लेंथ और यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया में जितना रेजिस्टेंस ऑफर्ड करेगा, ठीक है, वो रेजिस्टेंस ही उसका क्या माना जाता है, रेजिस्टिविटी मानी जाती है। क्लियर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अभी फिर से सुनिए, तो कोई भी कंडक्टर ऐसा हो जिसका लेंथ 1 यूनिट हो, यानी 1 मीटर का हो, और क्रॉस सेक्शनल ऑफ एरिया भी उसकी यूनिट हो, तो ऐसे उतने कंडक्टर्स का जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड करता है, ठीक है, वो रेजिस्टेंस उसका क्या कहलाता है, रेजिस्टिविटी कहलाती है। ठीक है, अब आइए जरा इसको जान लेते हैं कि रेजिस्टिविटी का जो यूनिट है बनने वाला है वो क्या हो सकता है। दस रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू रो ए बाई एल। अभी जो प्रीवियस टॉपिक्स में आपको रीड किया हूँ, ठीक है, उसमें ये रो इज इक्वल टू आर ए बाई एल हो गया। आर का यानी रेजिस्टेंस का आप लोगों को बता दिया गया कि जो यूनिट होगी वो हो जाएगा ओम्स, एंड एरिया का क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, एंड लेंथ ऑल्सो मीटर, मीटर से मीटर स्क्वायर कैंसल आउट, एंड वी फाइंड इट द, ठीक है, ओमेगा एम, यानी ओम्स मीटर हो गया। ठीक है, सो हम लिख सकते हैं गाइस कि ओमेगा मीटर, ठीक है, इज द एसआई यूनिट ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, नोट दिस पॉइंट। ओके गाइस, फाइनली हम लोग ये जान लेते हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होती है। ठीक है, इट इज क्लोज्ड पाथ ऑफ along which is the electric current। ठीक है, यानी एक ऐसा क्लोज पाथ जिसमें कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लोट कर सकती है। ठीक है, उस पाथ को हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कह सकते हैं। क्लियर, अब एक इलेक्ट्रिक सर्किट में क्या क्या होना जरूरी है या क्या 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 सिचुएशन है, तो एक सिंपल सी सर्किट दिया गया है इलेक्ट्रिक सर्किट। यहाँ पे जरा देखिए, जिससे आप समझ सकते हो इजीली। इसमें एक बैटरी ज्वाइंट है, इसका ये प्लस टर्मिनल है और ये माइनस, छोटा वाला जो होता है वो माइनस टर्मिनल होता है। उसको इसके पॉजिटिव टर्मिनल से एक एमीटर के थ्रू ज्वाइंट कर रखा है, जो कि इस बैटरी से होकर पूरे सर्किट में रन करने वाली करंट की वैल्यू को रीड करेगा। आपको बताए थे उसमें कि जो एमीटर होता है वो सर्किट के भीतर जो करंट रन करता है उसको ये रीड करता है। ठीक है, इससे आप इस सर्किट के भीतर जो करंट रन कर रही होगी उसको हम रीड कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक बल्ब लगा रखा है मैंने, और इस बल्ब का जो पोटेंशियल है उसको मेजर करने के लिए कि इनके इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल डिफरेंस अप्रॉक्सली कितने क्रिएट हो रहा है, इसको मेजर करने के लिए एक यहाँ पे वोल्ट मीटर मैंने लगा रखा है। ठीक है, ये V है। ठीक है, इसको V से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको इसके निगेटिव टर्मिनल को लाते हुए एक की के थ्रू बैटरी के निगेटिव टर्मिनल से मैंने जोड़ रखा है। ठीक है, यहाँ पे एक की है जिसे हम ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो जब ऑन कर देंगे तो पूरी की पूरी सर्किट ये क्लोज पाथ बन गई। ठीक है, तो ये इस पूरे क्लोज पाथ को हम सर्किट कह सकते हैं। क्लियर, अब जरा इसमें देख लेते हैं सम इलेक्ट्रिक कंपोनेंट सिंबल। इसमें कुछ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स के जो सिंबल हैं जिसको कि हम एक ही वे में कॉपी पे इस तरह राइट कर सकते हैं, वो क्या क्या है। अगर स्टूडेंट्स यहाँ पे अगर इस तरह का अगर एक टर्मिनल अगर दे रखा हो, एक बड़ा और एक छोटा अगर टर्मिनल इस तरह का आपको दिखे, तो ये समझ लीजिएगा ये सेल है, और बहुत सारे सेल्स को जब कॉम्बिनेशन में कर दिया जाता है तो वो बन जाती है एक बैटरी। ठीक है, इसको हम ऐसा अगर देखें तो आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, एंड जो की है, की के सिचुएशन से या तो ऐसे दे सकता है या तो ऐसे दे सकता है, की आ स्विच। ठीक है, तो यहाँ पे अगर ऐसा रहे या फिर ऐसा रहे, कंटेक्ट यहाँ पे जुड़े नहीं है, याद रखिएगा, ये कंटेक्ट जुड़े नहीं है, ये और ये जो है होगा ऐसे को हम की तो बोलेंगे, लेकिन ये ओपन स्विच है या ओपन की है। ठीक है, अब यहाँ पे जरा सेकंड कंडीशन देखिए, यहाँ पे एक डॉट लगा देंगे और या तो फिर इसको कांटेक्ट करा देंगे, तो ये बन जाएगा क्लोज स्विच। ठीक है, यानी ये सर्किट ऑन कर देगा। ओके, अब एक न्यू पॉइंट यहाँ पे जैसे वायर होता है, जैसे हम लोग ज्वाइंट करते हैं, तो उस ज्वाइंट पोजीशन को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो यहाँ पे ऐसे जंक्शन भी दिखाते हैं, इसको वायर जंक्शन भी बोलते हैं। ठीक है, अब लास्ट इसमें जरा देखिए वायर विदाउट ज्वाइनिंग, अगर विदाउट वायर अगर ऐसा कहीं देखने को मिले तो समझिए कि
ये दोनों वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ऐसे वायर से ऊपर से लाया गया, ठीक है, ये विदाउट ज्वाइनिंग वायर है। और फिफ्थ कंडीशन में, फोर्थ कंडीशन में देखिए ऐसे अगर साइंस आ जाते हैं देखने को मिले तो ये समझिए कि वो बल्ब का सैंपल है, वहाँ पे बल्ब हो सकता है, ठीक है। एंड अगर ऐसा सिचुएशन देखिए, ऐसा सिचुएशन देखें तो इसमें एमीटर है, जैसे कि अभी आपको देखिए यहाँ से यहाँ तक कांटेक्ट करके दिखाया है कि एमीटर हो सकता है। और किसी भी बल्ब या किसी रेजिस्टेंस के पोटेंशियल को मेजर करने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट यानी वोल्टमीटर का इस्तेमाल करेंगे। इसको अगर नहीं लिखना हो, पढ़ना हो, तो यहाँ पे ऐसे इसको साइन में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ओके गाइस, सो आई थिंक अगर इसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम्स हो तो इस वीडियो में नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में आप कमेंट में लिखना ना भूलें।